नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। इस लेक्चर में हम विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। विलेयता वाले टॉपिक में अपने नंबर 1 ठोसों की द्रव में विलेयता, नंबर 2 गैसों की द्रव में विलेयता, नंबर 3 द्रव की द्रव में विलेयता वाला टॉपिक मेंशन है। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको ठोसों की द्रव में विलेयता के बारे में पढ़ूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले विलेयता क्या होती है। विलायक के निश्चित भाग में या विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। तो मैं यहां पर विलेयता की डेफिनेशन लिख देता हूं। विलायक यानी घोलने वाला की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा उसकी सोल्युबिलिटी यानी विलेयता कहलाती है। इस प्रकार जो विलयन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। विलेयता में नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं ठोसों की द्रव में विलेयता। यानी ठोस विलेय द्रव विलायक में घुला हुआ है। यहां पर अपना जो विलेय है वो है ठोस अवस्था में, और जो विलायक है ये है द्रव अवस्था में। यदि ठोसों की विलेयता को परिभाषित करें तो यहां पर 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है, या 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। यहाँ पर ठोस विलेय द्रव विलायक में घुलकर विलयन बना रहा है, जिसको हम ठोस का द्रव में विलयन कह सकते हैं। इसमें हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम सीधा लिख लेते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में नंबर 1 हम ले रहे हैं विलेय। जो घुलने वाला है उसकी प्रकृति, विलेय की प्रकृति। यदि विलेय की प्रकृति ध्रुवीय है तो ध्रुवीय प्रकृति के विलेय ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलता है, अर्थात ध्रुवीय विलेय की ध्रुवीय विलायक में विलेयता अधिक होगी। जब अधिक घुलेगा तो सीधा सा मतलब है उसकी विलेयता अधिक होगी, जबकि अध्रुवीय विलेय की अध्रुवीय विलायक में विलेयता अधिक होगी। ध्रुवीय विलाय को ध्रुवीय विलेय को अध्रुवीय विलायक में अगर घोलेंगे तो कम घुलेगा, विलेयता कम होगी। और इसका विपरीत यदि अध्रुवीय विलेय को ध्रुवीय विलायक में घोलेंगे तो विलेयता कम होगी।
इसमें मेंशन कर देता हूं, ध्रुवीय प्रकृति के विलेय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में अधिक बोलते हैं। जबकि यह अध्रुवीय विलायक में कम बोलते हैं। यदि एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, यह जल में अधिक विलय होते हैं। वे जैसे अध्रुवीय विलायक बेंजीन में कम विलय होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि NaCl और KCl ध्रुवीय विलय है, इसीलिए ये ध्रुवीय विलायक जल में अधिक घुलते हैं, जबकि बेंजीन एक अध्रुवीय विलायक है, इसीलिए ये बेंजीन में कम घुलेंगे। यदि हम अध्रुवीय विलय की बात करें तो जैसे नेफ्थलीन व एंथ्रासीन, ये अध्रुवीय विलय हैं, इसीलिए ये बेंजीन जो अध्रुवीय विलायक है में अधिक विलय में जल में कम विलय होते हैं। यदि विलेयता अधिक है तो हम कहेंगे, यदि अधिक गुल रहा है तो हम कहेंगे विलेयता अधिक है, कम गुल रहा है तो हम कहेंगे विलेयता कम है। तो यदि अध्रुवीय विलय को अध्रुवीय विलायक में घोला जाए तो उसकी विलेयता अधिक होगी, और ध्रुवीय विलायक को ध्रुवीय विलायक में घोला जाए तो उसकी विलेयता अधिक होगी। इसका विपरीत अगर करेंगे, ध्रुवीय विलय को अध्रुवीय विलायक में घोलेंगे तो विलेयता कम होगी, अध्रुवीय विलय को ध्रुवीय विलायक में घोलेंगे तो विलेयता कम होगी। प्रभावित करने वाले दूसरे कारक में हम ले रहे हैं विलायक की प्रकृति। तो विलायक की प्रकृति में हम ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, एक लाइन लिख रहे हैं, समान समान को घोलता है। लाइक डिजोल्व लाइक, ध्रुवीय प्रकृति के विलायक ध्रुवीय विलय को अधिक घोलेंगे, जबकि अध्रुवीय प्रकृति के विलायक अध्रुवीय विलय को अधिक घोलेंगे। अब देखो, जब किसी विलय को विलायक में घोला जाता है तो विलय के अणु उसमें घुलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को विलीनीकरण या घुलना कहते हैं। जैसे जैसे विलय घुलता जाता है वैसे वैसे विलयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। कुछ समय के पश्चात विलयन में घुले हुए विलय के अणु ठोस विलय के कणों के साथ संगठित होकर विलय से अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। एक निश्चित ताप पर जब विलीनीकरण यानी विलय के घुलने की दर और क्रिस्टलीकरण विलय के विलयन से बाहर आने की दर जब समान हो जाती है तो उस ताप पर विलयन में गतिक साम्य स्थापित हो जाता है और विलयन की सांद्रता स्थिर हो जाती है। तो देखो,
यहां पर मैं एक तो बात कर रहा हूं विलीनीकरण, यानी सीधा सा मतलब है विलेय का घुलना, और दूसरा है क्रिस्टलीकरण। विलयन में घुले हुए विलेय के कणों का ठोस विलेय के कणों के साथ संगठित होकर विलेय से बाहर निकलना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब ये दोनों समान हो जाएंगे, और उस कंडीशन में विलयन में क्या हो जाएगा, विलयन में एक निश्चित ताप पर गतिक साम्य स्थापित हो जाता है। जब विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण की दर समान हो जाएगी तो विलयन में एक गतिक साम्य स्थापित हो जाएगा, और क्या होगा, वह सांद्रता, विलयन की जो सांद्रता है वह स्थिर हो जाएगी, सांद्रता स्थिर हो जाती है। इस चीज को आपको समझना है। यदि विलायक के निश्चित भाग में हम अधिकतम विलेय घोल देते हैं तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है, और ऐसा विलयन जिसमें और विलेय घोला जा सके उसको हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ पर जब हम अधिकतम विलेय को घोल रहे हैं तो प्राप्त होने वाला विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। तो यहाँ पर गतिक साम्य क्या कहने का मतलब है, विलेय और विलायक मिलकर जो विलयन बनाएंगे तो इनके बीच में क्या स्थापित हो जाएगा, गतिक साम्य। विलेय के घुलने की दर और विलयन से बाहर निकलने की दर समान हो जाएगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर नंबर 3 प्रभावित करने वाले कारक में हम ले रहे हैं ताप का प्रभाव। यहां पर विलयन में गतिक साम्य स्थापित हो रहा है, इसीलिए यहां पर ला सातेलिए का नियम लागू होगा। ला सातेलिए के नियम के अनुसार यदि विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात परक्रम ऊष्मा सेपी है, तो ताप बढ़ाने पर विलेय की विलेयता घटेगी। सेकंड, यदि विलेय को विलायक में घोलने पर ताप की आवश्यकता होती है, अर्थात परक्रम ऊष्मा शोषी है, तो ताप बढ़ाने पर विलेय अधिक घुलेगा, अर्थात विलेयता बढ़ेगी। तो ताप के प्रभाव में हम मेंशन कर रहे हैं ला सातेलिए का नियम। ला सातेलिए के नियम के अनुसार नंबर 1, विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, यदि प्रक्रम कैसा है, ऊष्मा सेपी, तो यदि हम ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर पहले से टेम्परेचर ज्यादा है, विलेयता घटती है, अर्थात विलेय कब घुलेगा। जैसे यदि हम एग्जांपल की बात करें तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट की विलेयता, यदि हम इसको पानी में घोल रहे हैं और ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि जैसे इनको पानी में हम डिजोल्व करेंगे तो इनका विलयन ऊष्मा सेपी विलयन होगा। सेकंड, इसका रिवर्स, विलेय को
विलायक में बोलने पर ऊष्मा की आवश्यकता हो यानी ऊष्मा ग्रहण कर रहा हो, परिक्रम कैसा होगा, ऊष्मा शोषित। यहां पर विलेय को विलायक में घोलने के लिए ताप की आवश्यकता हो रही है। अब यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है विलेय अधिक घुलेगा, विलेयता बढ़ेगी। तो ताप बढ़ाने पर विलेय की विलेयता बढ़ती है। ऐसे विलेय के एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं जैसे अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड, 9 साधन। इनको यदि हम जल में घोलें तो ताप बढ़ाने पर विलेयता अधिक होगी। यदि ताप घटाएंगे तो ये कम घुलेंगे और यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो ये अधिक घुलेंगे, अर्थात विलेयता बढ़ेगी। नंबर 4 फैक्टर हम ले रहे हैं दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यहां पर घुलने वाला ठोस है और ठोस असंपीड्य होते हैं। दाब लगाने पर ठोसों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसे मेंशन कर लेते हैं, ठोस असंपीड्य होते हैं, अतः ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं होता, चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ। तो यहां पर हमने विलेयता के नंबर 1 ठोसों की द्रव में विलेयता के बारे में डिटेल से पढ़ा। हालांकि वीडियो छोटा सा है लेकिन अलग अलग वीडियो बनाना आवश्यक है। यदि हम ठोसों की द्रव में विलेयता, द्रव की द्रव में विलेयता सारे मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड होने में दिक्कत होती है। मेरा यही मानना है, इसलिए अलग अलग वीडियो में यहाँ आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूं। तो यहाँ पर यदि ध्रुवीय प्रकृति का विलय है तो ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलेगा, अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलायक में अधिक घुलेगा। यदि विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा की आवश्यकता है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। और क्योंकि ठोस असंपीड्य होते हैं अतः ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ठोसों की द्रव में विलेयता कंप्लीट होती है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।